हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। और जो हमारी स्टोरी चल रही थी मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की, उस सीरीज़ में हम उसका जो सीरीज़ का जो नाम था वो था पहला शिकार तेंदुए का। अब हमारी जो अगली सीरीज चलेगी वो है बाघ की खोज। दोस्तों, बाघ का शब्द इस कहानी में बाघ का मतलब है तेंदुआ। गढ़वाल के लोग बेसिकली देखा जाए तो टाइगर को बाघ कहा जाता है, लेकिन पहाड़ में लोग तेंदुए को भी बाघ ही कहते हैं या फिर बगीरा कहते हैं। तो हम आज आगे की स्टोरी जो हम कवर करेंगे वो है बाघ की खोज। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहते हैं कि बाघ यानी कि तेंदुआ, बहुत कम तेंदुए आदमखोर होते हैं। ऐसा इसीलिए उनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। अब इस तरह के जानवर के बारे में जिम कॉर्बेट का अनुभव बहुत ही सीमित था। जिम कॉर्बेट इस तरह के जानवर से एक ही बार सामना हुआ था, वो भी बहुत साल पहले, वो भी थोड़ा समय के लिए। अब उनका अनुमान था कि पशु मांस के स्थान पर मानव और पशु मांस के भोजन की आदत पड़ने से शेर के समान, यानी कि शेर के समान तेंदुए की भी प्रवृत्ति बदल जाती है। अब लेकिन जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो तेंदुए की प्रवृत्ति किस सीमा तक बदल जाती है, और इस बीच उन्होंने उसी तरीके के आदमखोर को मारने का फैसला कर लिया जो तरीका लोग बाघ मारने में आमतौर पर अपनाते हैं। अब बाघों को मारने के लिए सबसे ज़्यादा जो तरीका अपनाया जाता है वो ये है, या तो बाघ जो तेंदुआ या फिर बाघ के द्वारा मारे गए व्यक्ति या फिर पशु जिस जानवर को उसने मारा है उसके ऊपर बैठकर घात लगाई जाए, या फिर बकरे या भेड़ को चारे के लिए बांधकर उसके ऊपरी तरफ से गोली दाग दी जाए। पहले तरीके के लिए तो बाघ द्वारा किए गए शिकार को ढूंढना ज़रूरी होता है। जैसे कि उसने किसी का शिकार किया है, उस शिकार को कहाँ ले गया है उसका पीछा करना पड़ता है और उसको ढूंढना पड़ता है। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि तेंदुआ कहाँ या फिर बाघ कहाँ गश्त मारता है। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग जाने का उद्देश्य उनका ये था कि जो इंसानों का जीवन का और ज़्यादा नुकसान न होने दूँ, मतलब जितने भी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा नुकसान न होने दे। इसलिए उनका इरादा नहीं था कि वो नए व्यक्ति के मारे जाने का इंतज़ार करें, या फिर उनका कहने का ये मतलब था कि जो अभी कह रहे थे कि किसी इंसान को मारे, किसी इंसान को अगर तेंदुए ने मार दिया तो उस पर घात लगा दी जाए, तो उसका वो इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे। या फिर नए जो भी किसी व्यक्ति का इंतज़ार करके उसके ऊपर पर मचान बनाकर, पेड़ के ऊपर या कहीं पर मचान बनाकर उस तेंदुए का इंतज़ार करे कि वो शिकार पे दोबारा लौट आए। अब ये साफ था कि जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि ये साफ था कि मैं पहले ये पता लगाऊं कि आदमखोर मैन ईटर है कहाँ, और पता लगाने पर उसके लिए जिंदा चारा बांधकर उस पर गोली चलाऊं। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल जो सामने आई, उससे निपटने के लिए कुछ तैयारी वो कर चुके थे। जो नक्शा उन्हें दिया गया था उसमें उन्होंने पाया कि जो मैन ईटर है करीब 500 वर्ग मील क्षेत्र में शिकार कर रहा है। अब 500 वर्ग मील का जो क्षेत्र है एक पशु को ढूंढने और उसे मारने के लिए बहुत बड़ा होता है। गढ़वाल के पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ हिस्से में एक ऐसे जानवर को खोजना, वो गोली मारना जो केवल रात को ही बाहर निकलता हो, पहली नज़र में तो ये इम्पॉसिबल लगा। अब संभावना तो तब जागी जब उन्होंने अलकनंदा नदी पर गौर किया, जो इस क्षेत्र को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। एक केदारनाथ से आती है मधमेश्वर होकर मंदाकिनी, और जो दूसरी नदी आती है वो रुद्रप्रयाग के कर्णप्रयाग की साइड से होकर, जिस नदी का नाम है अलकनंदा। अब उनका कहना है कि आमतौर पर ऐसा विश्वास था कि अलकनंदा से आदमखोर जो मैन ईटर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, और जब उसे एक किनारे पर शिकार नहीं मिलता तो वो नदी तैरकर दूसरी तरफ पहुंच जाता था। लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था। अब उनके विचार से कोई भी तेंदुआ किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छा से अलकनंदा के बर्फ़ जैसे ठंडे और वो तेज़ बहने वाली पानी में नहीं जाएगा। उनका पक्का विश्वास था कि जो मैन ईटर है एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए पुल का इस्तेमाल करेगा। इस क्षेत्र में 2 पुल थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा 12 मील ऊपर चटवा पीपल में। और इन 2 पुलों के बीच एक झूला पुल था जिससे आई बटसन और उसके दल के 200 लोग थे, उन्होंने जो बीट ऑर्गेनाइज की थी उस दिन नदी पार की थी।
अब इस झूला पुल से संभवतः उनका कहना है कि इस झूले पुल में जो झूला पुल था, इसमें शायद ही एक चूहे के अलावा कोई पशु नहीं गुजरा होगा। इतना डरावना ढांचा मैंने, अब ये कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट कि इतना डरावना ढांचा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जो 2 हाथों से बटा हुआ या घास का रस्सा, जो रस्सी थी झूले की, वो कह रहे हैं कि 2 हाथों से बटी हुई रस्सी से घास का जो रस्सा बना हुआ था, जो समय के साथ काला पड़ गया था उस झूले का, इस पर नदी से उठे कोहरे की फफूंदी लगी हुई थी और ये सफ़ेद झाग उफनते 200 फुट चौड़े फाट के ऊपर लगा था। जो नदी थी उसके ऊपर लगा हुआ था। इससे 100 गज नीचे नदी दोनों तरफ चट्टानों से टकराकर तूफान सा शोर मचा रही थी। अब इन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि ये एक काकड़ ने जंगली कुत्ते द्वारा पीछे किए जाने पर यहाँ से छलांग लगाकर नदी पार कर ली थी। 2 रस्सों के बीच पांव रखने के लिए 1.5 से 2 इंच गोलाई वाले करीब 2 फुट लकड़ियाँ, 2 फुट की लकड़ी के टुकड़े घास के रस्सों के साथ ढीले ढाले बंधे थे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि इस पुल के बारे में कि ये मकड़ा जाल नुमा इस ढांचे को पार करने में एक कठिनाई ये थी कि एक रस्से से ज़्यादा झोल था, जिस कारण इससे बंधी लकड़ियाँ जो पांव रखने के काम आती थी अब 45 अंश का कोण बना रही थी। पहली बार जब उन्होंने इस जोखिम भरे झूले को देखा, तो जिम गौड़ कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहली बार इस जोखिम भरे झूले को देखा तो मैंने चुंगी मुहरीर से यह पूछने की कोशिश करी कि क्या कभी इस झूले की मजबूती का टेस्ट लिया गया है या फिर इसकी कभी रिपेयरिंग हुई है। अब ऐसा इन्होंने तब पूछा जब उसने एक पैसे के भुगतान पर मुझे इस झूले में जाकर जान जोखिम में डालने की अनुमति दे दी। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और जवाब दिया कि इस पुल का परीक्षण कभी नहीं किया गया है, इसका टेस्ट कभी नहीं किया गया है और ना ही कभी इसकी मरम्मत की गई है। हाँ, एक बार इससे बदला ज़रूर गया था जब कोई इसे पार कर रहा था और पुल टूट गया था। अब उसके इस जवाब से जिम कॉर्बेट बुरी तरह से सिहर गए और इस डर का एहसास उन्हें तब तक रहा जब तक उन्होंने उस पुल को क्रॉस नहीं किया। अब ये झूला पार करना कि आदमखोर के बस की बात तो नहीं थी, इसलिए अब उसके लिए 2 ही पुल रह गए थे। अब उन्हें निश्चित था कि अगर मैं इन दोनों बाग के लिए बंद कर दूं, इन दोनों पुलों को बाग के लिए बंद कर दूं। उनका कहना है कि अगर ये जो 2 पुल थे अगर ये तेंदुए के लिए ये दोनों पुलों को बंद कर दूं तो जो उसकी जो गतिविधि है अलकनंदा के एक तरफ सीमित कर सकता हूं। उनका ऐसा मानना था, जिससे उसे तलाशने के लिए क्षेत्र का आकार आधा रह जाएगा। अब इसलिए सबसे पहले जो काम करना था वो ये पता लगाना था कि बाघ नदी के किस तरफ था। अब बाघ ने आखिरी शिकार साधु का किया था और ये शिकार नदी के बाएं किनारे चटवा पीपल पुल के कुछ मील ही दूर पर किया गया था। अब ये तय था कि अपने शिकार को खुला छोड़ने के बाद बाघ ने पुल पार किया होगा। अब क्योंकि इस शिकार से पहले स्थानीय लोग और यात्रियों ने चाहे जो भी सावधानी बरती हो, लेकिन शिकार के बाद वो दो गुना चौकन्ने हो गए थे और जो बाघ को उसी क्षेत्र में लगातार दूसरा शिकार मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। अब जब नक्शे पर नज़र दौड़ाते हुए जिम कॉर्बेट पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा था तो एक ही गांव में इस तेंदुए द्वारा 6 बार शिकार करना क्यों दर्शाया गया है। अब वो जो उसके साथ जो था जिम कॉर्बेट के साथ, उनका जवाब था कि यह कोई भी कोशिश अनिश्चित समय तक जारी नहीं रह सकती है। अब मकान छोटे हैं जिनमें जो शौच की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है और इसमें कोई हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 10, 15 या 20 मील दूर किसी भी गांव में तेंदुए द्वारा मारे जाने की खबर होने पर कोई भी पुरुष या फिर जो महिला है या फिर बच्चे हैं कुछ क्षणों के लिए बाहर आए और बाघ को वो मौका दे दे जिसका वो किसी भी हाल में रातों में इंतज़ार न करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा जो दूसरा सीरीज़ है इसी वीडियो में कवर करेंगे। सीरीज़ का नाम है दूसरा शिकार, सेकंड किल। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि मेरे पास फ़ोटो या ऐसा कोई अन्य साधन नहीं था जिससे मैं पंजा निशानों से मिलान कर मैन ईटर की पहचान कर पाता। इसलिए जब तक मुझे इसकी जानकारी प्राप्त करने का
जैसे उन्हें मौका नहीं मिला, उन्होंने तय कर लिया था कि वो रुद्रप्रयाग के क्षेत्र के सभी आदमखोर बाघों को या फिर सभी बाघों को आदमखोर मानूं और जो भी मिले उसे मार डालूं। अब जिस दिन जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग पहुँचे, उन्होंने 2 बकरे खरीदे। इनमें से एक अगली शाम को जो यात्रा मार्ग था उससे 1 मील की दूरी पर बांध दिया और जो दूसरा था वो अलकनंदा के पार ले जाकर घनी झाड़ियों से गुजर रहे उस रास्ते पर बांध दिया, जिस पर उन्हें एक बड़े बाघ के पुराने पंजों का निशान दिखाई दिया था। अब दूसरी सुबह इन बकरों के पास जाने पर उन्होंने पाया कि नदी के पार बांधा गया बकरा मार डाला गया था और उसका एक छोटा हिस्सा खाया हुआ था। अब ये तो तय था कि बकरा बाघ ने मारा था, लेकिन बाद में उसे किसी छोटे जानवर ने या फिर शायद कोई चीतरा ने खाया होगा। अब दिन के समय मैन ईटर के बारे में कोई समाचार न मिलने पर उन्होंने बकरे के ऊपर बैठना तय किया। अब शाम के 3 बजे जो मारे गए बकरे से करीब 50 गज ऊपर की ओर एक छोटे से पेड़ की जो ब्रांचेज है उस पर उन्होंने पोजीशन ले ली। 3 घंटे तक तो वो पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें या पशुओं या फिर पक्षियों से कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि बाघ जो तेंदुआ है वो आसपास हो। अब इस बात से मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप कभी भी जंगल में जाओ तो आप जब कभी भी जंगल में होते हो, अगर आप को पता करना हो कि आपके आसपास तेंदुआ या फिर टाइगर हो, तो आपको कैसे पता लगाना है? आपको जंगल ही आपको उसकी नोटिफिकेशन देगा। जैसे अगर आप कभी जंगल में जाओ तो जिस एरिया में तेंदुआ या फिर टाइगर गुजरता है, तो वहाँ के जो आसपास में जो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, वो जानवर उसकी स्मेल या फिर उसकी आहट को सुन लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने एक जानवर दूसरे जानवर को इंडिकेशन देता है कि भाई साहब तेंदुआ आ गया है या फिर टाइगर आ गया है। अब ऐसा ही उन्होंने कहा है कि इससे मतलब वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये जानवर जो भी होते हैं कार्निवोरस जानवर से अपने दोस्तों, अपने जो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने साथियों को कि भाई साहब बाघ या फिर लेपर्ड आ गया है। अब ऐसा ही जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला कि उनके आसपास तेंदुआ। अब शाम होने से पहले वो पेड़ से नीचे उतरे और जहाँ बकरी से बंधी रस्सी काटी, जिसे पिछली रात बाघ ने तोड़ने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। अब वे वापस बंगले में चले गए। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही मान लिया था कि उन्हें मैन ईटर तेंदुए का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन कुछ आदमखोर शेरों से उनका जो सामना हो चुका था, इसलिए जब वो पेड़ से नीचे उतरे और बंगले तक पहुँचे तो वे किसी भी आकस्मिक या हमले से आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ने रहे और सौभाग्य से सुरक्षित नाश्ता समाप्त कर ही रहे थे कि एक इंसान मैन ईटर लेपर्ड के बारे में बंगले के अंदर घुस गया और जिम कॉर्बेट साहब से ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अब दूसरी सुबह वे जल्दी उठकर अपने कहने लगे कि लगभग उस बंगले के गेट पर पहुंचकर उस आदमखोर बाघ उन्होंने एक बड़े जो भी वो 500 मील के क्षेत्र पर मेल तेंदुआ जो मेल बाघ है नर बाघ नजर दौड़ाई थी, उसके पंजों के निशान गांव में पिछली रात आदमखोर ने उन्होंने इस निशानों का पीछा करते हुए उन्होंने बात कर रहे हैं घने जंगल वाले बीघड़ में पहुंच गए, जहाँ उस रास्ते के पास जो उस रास्ते के पास था जिन्होंने अपनी जरूरत की जितनी भी चीजें थी, एक छोटी बंदूक और एक एक्स्ट्रा राइफल था और गोलियां, रस्सी और मछली पकड़ने की जो डोरी होती है मेरा पीछा किया। वो आदम गांव वालों के साथ और अपने 2 आदमियों के साथ पहाड़ी की तरफ चल दिए। शेष बचे उस दिन में जितना पैदल चल सकते थे। अब हालांकि दूरी ज़्यादा तो नहीं थी, दौरान जिन गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील रही हो या फिर सड़क पर तपती धूप में 4000 फुट पर चढ़ाई बड़ी थकाऊ थी। मैन ईटर बाघ और जब जिम कॉर्बेट गांव में पहुंचे तो पसीने से नहाए हुए थे। अब जो औरत मारी गई थी भी नहीं हुआ, उसके पति ने जल्दी से जल्दी आगे जंगल का जायजा लेने के बाद सारी जितनी भी कहानी थी वो सारी सुना दी। अब चूल्हे की आग की रोशनी में पति पत्नी के खाना खा लेने के बाद जो रात को जो आग की जो रोशनी थी उसमें वो पति पत्नी खाना खा लेने के बाद महिला जो थी वो जूठे बर्तन समेट कर और उन्हें लेकर धोने के लिए दरवाजे तक गई। आदमी ज़मीन पर बैठा तंबाकू पीने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो महिला जो भी थी वो दहलीज पर बैठ गई। अब जैसे ही वो बैठी, बाहर बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वहाँ इतनी रोशनी नहीं थी कि आदमी को कुछ देख पाता,
उसने सिर्फ आवाज़ दी और जब आवाज़ का जवाब नहीं आया तो वो दहलीज की तरफ लपका और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या फ़ायदा ऐसा उसने कहा, जो उसका जो पति था। मैं क्या मरी देह को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता। अब वो जो मरी हुई जो उसकी पत्नी थी, क्या उसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालता, ऐसा वो कह रहा है। अब उसका तर्क सही है लेकिन हृदयहीन भी था। मुझे लगा कि उससे जो दुख झलक रहा था वो सामयिक था। अब वो अपनी पत्नी की मृत्यु से उतना दुखी नहीं था जितना वो अपने बच्चे या फिर उसकी जो संतान पैदा होने वाली थी कुछ दिन में जन्म लिया था, वो उसके लिए ज़्यादा दुखी था। अब जिस दरवाजे से महिला को तेंदुए ने पकड़ा था वो 4 फुट चौड़े रास्ते में खुलता था। अब ये रास्ता मकानों की 2 लाइन के बीच में 50 फुट लंबा जाता था। अब बर्तन गिरने की आवाज़ और उसके बाद आदमी की पुकार सुनकर रास्ते की तरफ खुल रहा हर दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। अब बाहर बाघ के पंजे, जो तेंदुआ था उसके पंजों के निशान मालूम होता था कि ये अभागिन महिला को वो रास्ते के दूसरे छोर तक घसीटता गया और तब मारकर उसे पहाड़ी के नीचे करीब 100 गज दूर छोटे से गधेरे में ले गया जिसकी बगल में कुछ खेत थे। अब ये उसने यहाँ उसने भोजन किया। उस महिला को लेके गया था, उसने उसका भोजन किया और बेचारी को जितना भी उसका जो उस महिला का जिम गार्ड कह रहे हैं कि उस बेचारी के आधे जो अवशेष छूटे थे वहाँ छोड़ गया। अब जो महिला के जो अवशेष थे जितने भी वो गधेरे में एक सकरे खेत के कोने में पड़े हुए थे। अब दोस्तों गधेरे गढ़वाल में जो पानी की जो स्ट्रीम होती है उसे गधेरे कहते हैं। तो जिसके 40 गज दूर दूसरे किनारे पर पत्ते जड़े का एक छोटा सा अखरोट का पेड़ था। अब उस पेड़ पर ज़मीन से 4 फुट ऊपर 6 फुट ऊंचा मचान बना दिया जिम कॉर्बेट ने। और उन्होंने उस मचान पर बैठने का फैसला लिया जहाँ पे उसने उस महिला के अवशेष छोड़े थे कि शायद लेपर्ड वापस आएगा, वो मैन ईटर तेंदुआ, और उस तेंदुआ उस पर वापस लौटेगा और ये वहाँ से गोली दाग देंगे। अब जो महिला के जो अवशेषों के बगल में एक सकरा रास्ता गधेरे को जाता था। अब इस रास्ते पर उस तेंदुए या फिर बाघ के पंजों के निशान थे जिसने उस महिला को मारा था। अब ये पंजे के निशान वैसे ही थे जैसे उस बाघ के थे जिसने 2 रात पहले मारे गए बकरे से रुद्रप्रयाग बंगले तक मेरा पीछा किया गया था। अब ये पंजा निशान एक सामान्य से बड़े नर बाघ के थे जिसकी जवानी बीते काफ़ी समय हो गया था और जिसके बाएं पंजे में गोली लगने से जो तलवा था वो छिल गया था, जिसके कारण पाँव में हल्की खराबी आ गई थी उस तेंदुए की। अब जिम गार्ड कह रहे हैं कि मैं गांव से 2-8 फुटे बड़े बड़े लट्ठे लेके आए और उन्हें एक लाइन वाइज रास्ते पर गाड़ दिए जो इस जगह को जहां महिला के अवशेष थे अब नीचे के खेत से अलग करता था। इन लट्ठों से उन्होंने अपनी बंदूक और एक्स्ट्रा राइफल को सुरक्षा से बांध दी। अब जो ट्रिगर पर मछली पकड़ने का जो तागा होता है उसे बांध दिया। अब जो तागों का फंदा ट्रिगर गार्ड पर मारा और उन्हें उन 2 खूंटों से बांध दिया जो ऊपर पहाड़ी पर रास्ते से थोड़ा ऊपर गाड़े गए थे। अगर अब बाघ उस रास्ते से आता है जिस रास्ते से वो पहली रात आया था तो इस बात के पर्याप्त अवसर थे कि पाँव से धागा खिंच जाएगा और बाघ पर गोली चल जाएगी। उन्होंने फंदा लगाया था उसके लिए। अगर वो बच निकला या फिर दूसरे रास्ते से आया तो तब तो वो शिकार पर होगा तो तब वो फायर कर देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि वो उस फंदे की तरफ भागेगा जो उसकी सीध वाले वापसी के रास्ते के लिए बनाया गया था। अब इससे आगे कहानी में क्या होता है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो और स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।